सभी किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स का हमारे इस दूसरे लाइव सेशन में मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों एवं मेरे व्यूअर्स जो आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं 6 लोग लाइव पे आ चुके हैं। धीरे धीरे नंबर्स बढ़ेंगे। इस लाइव सेशन में हम आज आपको ये बातचीत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे खेती से जुड़ी हुई कुछ उच्च तकनीक के बारे में, और इसी बात को बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एग्री एक्सपर्ट एग्रोनॉमिस्ट मिस्टर मनोज कुमार जैन, जो कि आपको उच्च तकनीक के बारे में अवगत कराएंगे एवं आपसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको देता हूं, स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज गो अहेड, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और आज किस विषय पर हम बातचीत करेंगे जरा हमारे व्यूअर्स को एवं किसान भाइयों को बताइए। मनोज जी, ओवर टू यू। नमस्कार सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। मैं सभी किसान भाइयों का अपने इस फेसबुक लाइव सेशन में जो इफ्को किसान की तरफ से है, मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी किसान भाई ध्यान दें। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी अंत हमें नजर नहीं आ रहा, और ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है, इस महामारी में बचाव ही सबसे ज्यादा उपाय है। तो किसान भाइयों, मैं अभी सभी से केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही हैं, मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे थूकने के लिए मना किया गया है, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले आपको सैनिटाइज प्रयोग करना है, सैनिटाइजर अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। घर में जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने आप को पूरा हाथ और पैर धो के घर के अंदर आना है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है। इस तरीके के कुछ बचाव हैं, कुछ उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। मनोज जी थोड़ा सा घर पे हैं तो वो अभी ज्वाइन हो ही रहे हैं। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि किस तरह से किसान भाइयों को इस वैश्विक महामारी के समय इस विषय पे इस समय सावधानी बरतनी होगी। मनोज जी वापस आ गए। हाँ मनोज जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इस वैश्विक महामारी में हम किस तरीके से बच सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, ये वैश्विक महामारी में जितने भी गाइडलाइंस हैं सबको फॉलो करें, और सभी कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइंस आपको समय समय पे दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, उनको प्रयोग करें। काढ़ा पिएं, हल्दी वाला दूध पिएं। सभी को पता है, इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। किसान भाइयों, आज 18 मई है, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम चौथे लॉकडाउन में प्रवेश कर चुके हैं। ये चौथा जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में हम कई चीजों पे छूट मिली है, और कई चीजें हैं जो हमें आगे हमें करने को मिलेंगी। हमारा जीवन यापन इससे काफी आसान हो जाएगा। दूसरी चीज किसान भाइयों की, अगर मैं खेती से संबंधित कृषि क्रियाओं की बात करता हूँ, तो पहले के जो लॉकडाउन थे और जो आज जो लॉकडाउन है, इन सब में हमें कृषि क्षेत्रों में कई चीज की छूट हमें मिलती रही है। हमारे जो कृषि कार्य हैं उनको किसान भाई हमारे निरंतर कर सकें, ये सरकार ने हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। और इन सभी चीजों के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो लॉकडाउन है ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में हमें काफी चीजों में छूट मिल चुकी है। अब मैं बात करता हूँ आज के सेशन की किसान भाइयों कि अभी मई का महीना चल रहा है, और जैसा कि आप सबको पता है कि मई का महीना सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है। इस महीने में सूर्य का जो प्रकाश है वो काफी तेज होता है और टेम्परेचर काफी अप होता है। तो इसका हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसके प्रयोग की जो तकनीकी है उसको टेक्निकल भाषा में इसको सोलराइजेशन या सौरीकरण कहते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो सौरीकरण पे करेंगे। जी सिद्धार्थ जी। तो जैसा कि आप जो है देख सकते हैं, हमारे साथ अभी करीबन 30 से 35 लोग लाइव हैं और कई अन्य लोग भी जुड़ चुके हैं। तो आज हम मुख्य जो हमारा सेशन है वो सौरीकरण पे है, सॉइल सोलराइजेशन पे है। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मनोज जी हमारे सारे व्यूअर्स को, सारे किसान भाइयों को बताइए कि ये सौरीकरण क्या है और ये क्यों जरूरी है। ओवर टू यू मनोज जी। सौरीकरण की अगर मैं बात करता हूँ सिद्धार्थ जी, तो सौरीकरण एक प्राकृतिक विधि है जिसमें जो मिट्टी है इसका जो तापमान है इसको हमें बढ़ाना होता है। जब हम सूर्य के प्रकाश में मिट्टी को पारदर्शी पॉलीथीन से ढक के, जितने भी गर्म दिन है उन दिनों में पारदर्शी पॉलीथीन से अपनी मिट्टी को ढक के मिट्टी के टेम्परेचर को बढ़ा के कीटों का और खरपतवारों का को नष्ट करना, ये एक प्राकृतिक विधि को सौरीकरण कहा जाता है, सोलराइजेशन कहा जाता है।
सोलराइजेशन का अगर मैं बात करता हूँ तो अब ये किसान भाइयों से को अगर आप देखते हैं तो हर आदमी सामाजिक जो व्यक्ति है वो हर आदमी ये चाहता है कि मुझे शुद्ध और अच्छा भोजन मिले, मैं जो खा रहा हूँ वो शुद्ध हो। इसकी श्योरिटी वो वहां पे हम कम कर देते हैं जहां पे हम अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर किसान भाई दुकानदारों के ऊपर डिपेंड होते हैं और वो कई ऐसी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी उनको अपने खेत में प्रयोग करनी पड़ती है, चाहे वो कीट के कंट्रोल के लिए हो, चाहे वो खरपतवार के कंट्रोल के लिए हो, चाहे वो किसी रोग के कंट्रोल के लिए हो। तो कीटनाशक का प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी को गिराता है कहीं ना कहीं, और हमारी जो फसल है उसकी पैदावार को भी कम करता है। साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आर्थिक जो नुकसान है उसको भी बढ़ाता है। तो सौरीकरण से हम इन खर्चों को बचा सकते हैं, इसीलिए सौरीकरण बहुत आवश्यक है। तीसरा, सौरीकरण करने से जो हमारा जो भूमि है इसका जो टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड में हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो आपका 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी जो सॉइल का टेम्परेचर है वो हो जाता है, जिससे कीट हमारे जो कीट हैं, हमारे जो खरपतवार हैं वो काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। जी सिद्धार्थ जी। तो मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि ये क्यों जरूरी है, हमारे पास एक लाइव सवाल आया है, हमारे एक किसान भाई आलम खान जी ने पूछा है। तो मैं चाहता हूं हम अपने दूसरे विषय पे आने से पहले जरा ये उनके सवाल का जवाब आप चंद मिनटों में दे दें। उन्होंने पूछा है कि खाद को सड़ाने का कोई बेहतर उपाय है क्या, जरा इस विषय पे तुरंत हमारे किसान भाइयों को बता दें। देखिए, खाद को सड़ाने का जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी हमारा जो कार्बनिक मैटर होता है, इसको सड़ाने के लिए आप बायोडिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बायोडिकम्पोजर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसको किसी गड्ढे में अच्छे से सड़ा सकते हैं। गड्ढे में सड़ाने के लिए आप इसको गड्ढे में डालिए, उसके बाद में अगर आपके पास सिंगल सुपर फॉस्फेट है तो 8 से 10 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालिए और इसको बंद कर दीजिए जिससे इसमें हवा ना निकले। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सड़ा सकते हैं। अगर आप खेत में ही बायो जो मास है, जो आपके डंठल हैं या इनको आप सड़ाना चाहते हैं तो आप बायोडिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बायोडिकम्पोजर आपके पास नहीं है तो आप जो खेत है उसकी सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद जुताई करके सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद उसमें अगर 5 से 10 किलो यूरिया फेंक दें पर एकड़ तो आपका वो काफी हद तक सड़ जाता है। जी सिद्धार्थ जी। तो आलम जी, मुझे लगता है कि होप कि ये आंसर, ये जो प्रश्न है उसका सवाल आपको उत्तर मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये क्यों जरूरी है, अब दूसरी बात ये है, किसान भाइयों को, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि हम सौरीकरण कैसे कर सकते हैं, इसकी विधि क्या है मनोज जी। सौरीकरण बहुत आसान तकनीकी है, इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें कुछ चीजें हैं सिद्धार्थ जी जो हमें ध्यान रखनी होती है, हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। सबसे पहले किसान भाई, जिस भी जमीन में आप सौरीकरण कर रहे हैं या जिस खेत का आपको सौरीकरण करना है उस खेत को हमें हल्की उसका जुताई कर देनी है। जुताई करने से जो मिट्टी है ऊपर की जो लेयर है वो भुरभुरी हो जाती है, जिससे वो तापमान को काफी मात्रा में होल्ड कर सकती है। दूसरा, उसमें एक हल्की सिंचाई कर दें, 50 mm तक अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो 50 mm तक सिंचाई करने से वो आपका जो टेम्परेचर है वो काफी मात्रा में जमीन के अंदर होल्ड होता है। ठीक है, तो नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जुताई। दूसरा, आपकी जो जमीन है उसको नम रखना जरूरी है, नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ कि जब हम जुताई कर देते हैं और जब हम खेत की हल्की सिंचाई कर देते हैं उसके बाद एक पारदर्शी पॉलीथीन जो 20 से 25 माइक्रोन की हो, माइक्रोमीटर की हो, इस पॉलीथीन से हमारी जमीन को हमें ढक देना चाहिए, पूरी तरीके से ढक देना चाहिए, जिससे आपका जो टेम्परेचर है वो, मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सके और उसमें काफी मात्रा में जो हमारे खरपतवार हैं वो नष्ट हो सके। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ तो पॉलीथीन को इस तरीके से बिछाना चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो ऊष्मा है या जो गर्मी है, जो मिट्टी की जो गर्मी है वो उससे बाहर ना निकल पाए। ठीक है, इस तरीके से हमें ये 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो खेत है जिसका हमें सौरीकरण करना है उसकी जुताई करें, उसके बाद उसकी हल्की सिंचाई करें। सिंचाई आपकी 50 mm तक आप कर सकते हैं, 50 मिलीमीटर तक आप कर सकते हैं। और तीसरा, आपको जो पारदर्शी पॉलीथीन बिछानी है वो इस 22 से 25 माइक्रोन की, वो इस तरीके से बिछानी है कि आपका जो एयर है, आपका जो हवा है या जो आपका जो वो बाहर ना निकले। जी सिद्धार्थ जी। बहुत अच्छी बात है मनोज जी। देखिए, हमारे आलम खान भाई जो हैं उन्होंने धन्यवाद बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद आलम खान जी हमारे साथ जुड़ने का, और जो ये आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आपको मिला है। हमारे साथ परमेश कुमार जी भी इस लाइव पे हैं। उन्होंने कहा है कि आज से वो मृदा सौरीकरण करेंगे, तो आशा करते हैं हम जैसे बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे जैसे बताते हैं उससे और कई भाई लोग प्रेरित होंगे। हमारे साथ एक
विजय मिश्रा भाई भी हैं जिन्होंने कहा है कि इफ्को किसान के औषधि पौधे व नई तकनीक से खेती सिखाए व बीज भी उपलब्ध कराए, मार्केटिंग की भी व्यवस्था करें। तो इस प्रश्न पे हम थोड़ा सा बाद पे आएंगे। हम अभी कंटिन्यू करते हैं सौरीकरण के बारे में। मनोज जी जरा इनको बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए अभी कि सौरीकरण में किस किस मुख्य बातों का ध्यान रखे किसान भाई। सौरीकरण में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें, सिद्धार्थ जी, मेरे किसान भाइयों, उन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जिस खेत में हमें सौरीकरण करना है, कोशिश करें वो हमारा खेत जो है वो समतल हो। ठीक है, समतल होने से उसमें जो पॉलीथीन है वो अच्छे से बिछ सकती है और पॉलीथीन को हम अच्छे से उसमें कवर कर सकते हैं। दूसरा, समतल खेत में आपको जो पॉलीथीन प्रयोग करनी है उसका भी विशेष ध्यान रखें कि वो 20 से 25 माइक्रोमीटर की हो और पारदर्शी हो। काली मोटी पॉलीथीन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो वहां पे उतनी मात्रा में जो ऊष्मा का उत्सर्जन है वो नहीं, ऊष्मा का जो संचार, जो होल्डिंग है वो नहीं कर सकती जितना आपका पारदर्शी पॉलीथीन कर सकती है। तीसरा, जो पॉलीथीन आप बिछाओगे वो जमीन से ऐसे चिपका कर बिछाएं कि उसमें हवा ना जाए। ठीक है, पूरी तरीके से उसको कवर करें, चारों तरफ से उसको कवर करके ही उसको बढ़ाएं, उसको पॉलीथीन को बिछाएं जिससे आपका उसमें हवा ना निकले। चौथा जो हमें ध्यान रखना है कि नमी, जो मैंने बात करी थी शुरुआत में भी कि जो खेत है वो नमी जरूर रहनी चाहिए उसके अंदर। अगर नमी नहीं रहेगी तो वो ऊष्मा का उतनी अच्छे से संचालन नहीं हो पाएगा, अधिक गहराई तक उसका ऊष्मा का संचालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको सिंचाई जरूर कर दें, 50 mm तक आपको सिंचाई अवश्य कर दें। जी सिद्धार्थ जी, ये 4 चीजें हैं जिनका किसान भाई ध्यान रखें, जिससे आपका जो ध्यान रखने वाली जो चीज है वो यही है कि आपको सिंचाई करनी है 50 mm तक, माइक्रोमीटर जो 20 से 25 माइक्रोन की पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है, पारदर्शी पॉलीथीन का। मैं फिर कह रहा हूँ, काली मोटी पॉलीथीन का प्रयोग उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना पारदर्शी पॉलीथीन का माना जाता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं। इंजीनियर राकेश कुमार भाई धन्यवाद जुड़ने का, विजय मिश्रा जी धन्यवाद, परितोष पात्रा जी धन्यवाद, पर प्रमोद टाडा जी, परमेश कुमार जी का एक सवाल भी है उस पर भी आऊंगा, टोनी मलिक जी धन्यवाद, अविनाश पवार जी धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभी हम आगे हैं, कई बातें भी बाकी हैं। हमारे ये किसान भाई का अभी लाइव एक सवाल आया है कि सर मैं अपने किसान मित्र को ये जानना चाहता हूं कि सौरीकरण से क्या नुकसान है। तो मनोज जी हम उस प्रश्न पे आएंगे। परमेश जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अभी इस पे भी हम आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मनोज जी। जैसा कि आपने बताया कि किस किस बातों का मुख्य ध्यान रखें, अब मैं चाहता हूं आप किसान भाइयों को बताइए कि कौन सा समय सौरीकरण के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, किस समय किसान भाई इसको उपयोग में ला सकते हैं। सौरीकरण के लिए सबसे, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि गर्म दिन बहुत जरूरी है। और गर्म दिन अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो ज्यादातर जो गर्म दिन है वो अप्रैल से लेके और जून तक काफी गर्म दिन होते हैं। और खासकर मई का जो महीना है, ये महीना सबसे ज्यादा गर्म महीना माना जाता है। जून से वर्षा शुरू हो जाती है तो टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ मई की, तो मई इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। अगर मई से जून तक आप जो सौरीकरण है इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। अगर मैं उत्तरी भारत की बात करता हूं तो उत्तरी भारत में मई से जून सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है सौरीकरण के लिए। और वहीं अगर मैं दक्षिण भारत की बात करता हूं, दक्षिणी भाग की बात करता हूं, तो दक्षिणी भाग में सौरीकरण के लिए अप्रैल से मई ज्यादा बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय वहां का टेम्परेचर काफी अच्छा होता है, टेम्परेचर काफी बेहतर होता है सौरीकरण के लिए। तीसरा, सौरीकरण के लिए एक ड्यूरेशन भी होती है कि कितने समय तक के लिए करें। तो सौरीकरण को हमें 8 से 10 वीक तक, यानी 8 से 10 सप्ताह तक करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हमें किसी हटी, जो कहते हैं ना कि एनुअल खरपतवार हैं जो गांठों से उगते हैं, उनको अगर हमें नष्ट करना है तो उसके लिए 8 से 10 सप्ताह तक हमें सौरीकरण करना चाहिए। अन्यथा हम 4 से 6 सप्ताह और 3 से 4 सप्ताह तक भी सौरीकरण कर सकते हैं। इस दौरान, इस अवधि में भी कई ऐसे खरपतवार हैं, कई ऐसे कीट हैं जो नष्ट हो जाते हैं। जी सिद्धार्थ जी। तो आइए अब हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि मनोज जी बताएं सबको, हमारे व्यूअर्स को, कि इसके मुख्य क्या क्या लाभ है, सौरीकरण से क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, जैसा सिद्धार्थ जी मैंने बताया कि सौरीकरण से आपका जो कीटनाशक है आप अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सौरीकरण की बात करें तो सौरीकरण में सबसे अहम चीज है कि जब मिट्टी का टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, सौरीकरण से जितने भी आपके जो कीट हैं जो अपनी फसल को नुकसान करते हैं, जिन पे हम खर्चा करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, तो उन कीट के आपके लार्वा हैं, प्यूपा हैं, इस तरीके की कई ऐसे कीट हैं जो नष्ट हो जाते हैं जब हम सौरीकरण करते हैं। दूसरा, इनके जब नष्ट होने से जो हमारा कीटनाशक का खर्चा है वो बच जाता है। जब हमारे कीट नष्ट हो जाते हैं
तो हमारी फसल में फंगस रोग की आने की संभावना भी काफी मात्रा में कम हो जाती है। तो फंगस रोग की संभावना जब कम होती है तो हमारे फंजीसाइड का जो प्रयोग करना है, उसका जो खर्चा है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। तीसरी मैं बात करता हूँ हमारे खरपतवार की। कई ऐसे, अगर हम सौरीकरण 4 से 6 सप्ताह तक करते हैं तो इस अवधि में हमारे कई खरपतवार हैं जो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे कंद से है, हमारे जो तने के द्वारा जो उगते हैं जो खरपतवार, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। और कई ऐसे खरपतवार हैं जो बीज के द्वारा उगते हैं, वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। और कई ऐसे खरपतवार हैं जो गांठों से उगते हैं, जिनकी गांठें पाई जाती हैं, जैसे मोथा हुआ या गांठ गोभी हुई, इस तरीके से कई ऐसी जो चीजें होती हैं जो गांठों के द्वारा उगते हैं। तो ऐसे खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हमें 8 से 10 सप्ताह तक सौरीकरण करना है। तो ऐसा करने से हमारा जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं, और उन पे जो खरपतवार नाशी का जो खर्चा है, जो हमारे निकाई गुड़ाई का खर्चा है, जो हमारा लेबर का खर्चा है, ये सारे खर्चे हमारे बच जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा जो कीटनाशक पे जो खर्चा होता है, चाहे वो खरपतवार नाशी हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे हमारा इंसेक्टिसाइड हो, चाहे हमारे फंजीसाइड्स हो, इनका जो खर्चा है वो बच जाता है। तीसरा, हमारा इनको बचने से, जो हमारा इनका अटैक कम आने से हमारी जो फसल है उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है, और इसके साथ ही हमारे जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। सिद्धार्थ जी और मेरे किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आपका एक शोध हुआ था सौरीकरण पे, इस शोध के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्याज जो एक फसल है, प्याज के अंदर आपकी जो पैदावार है वो 100 से 120% तक बढ़ी हुई मिली सौरीकरण करने से, जो खरपतवार नष्ट हुए उनके कारण। साथ ही अगर मैं मूंगफली की बात करता हूँ तो मूंगफली में 52% और तिल में ये 72% तक आपको पैदावार में बढ़ोतरी मिली है एक शोध के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारे सौरीकरण का फायदा है। दूसरा, जो आपके खरपतवार नष्ट होने से जो खरपतवार, कई ऐसे जो कीट हैं जिनका कहना चाहिए, जिनको बढ़ाते हैं, जिनके ऊपर वो आते हैं, खरपतवार के ऊपर वो हमारी फसल को नुकसान करते हैं, ऐसे कई कीट हैं जो जिनका फसल को नुकसान होने से बच जाता है। तो इस तरीके से आपका जो सौरीकरण का जो फायदा है, इस तरीके से आप फायदा ले सकते हैं। एक सबसे अहम चीज है कि ये इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्रयोगकर्ता को नुकसान करे। प्रयोगकर्ता के लिए बहुत आसान है और बहुत अच्छी विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता को कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये इसके फायदे हैं सिद्धार्थ जी, जिससे सौरीकरण का आप फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद मनोज जी। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं अभी लाइव में, तो मैं एक एक करके कुछ सवाल लेना चाहूंगा। सबसे पहला हमारे पास आलम खान जी ने पूछा है कि सर, क्या सच में फसलों के अवशेष जलाने से खेतों को नुकसान होता है? तो पहले इस सवाल का जवाब दे मनोज जी, फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा जो शिवम वर्मा। जी सिद्धार्थ जी, आलम जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा कि जो फसल है उसको जलाने से 100% हमारे खेत को नुकसान होता है। आपकी जो भूमि की सतह है, जब आप उस पर आग लगाते हैं तो वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। उसका एक फायदा आप ये देख सकते हैं कि आपके जो हानिकारक कीट हैं वो नष्ट होते हैं, लेकिन साथ ही आपके जो बेनिफिशियल कीट हैं, जो आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, वो कीट भी आपके काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो सल्फर है आपकी जमीन में, जो सबसे ज्वलनशील पोषक तत्व है, वो आपकी जमीन से बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिससे हमारी फसल की उत्पादन में काफी कमी आती है। आगे आपकी केवल एक चीज आग लगाने से बढ़ती है, वो है ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो वो है आपका कैल्शियम, जिसको राख से आप वो कहते हो कि वो बढ़ सकता है, लेकिन एक बढ़ सकता है। तीसरा सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हमारे वायुमंडल को है। जो उससे गैसें निकलती हैं, जो धुआं निकलता है, वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है, हमारे वायुमंडल को नुकसान करता है। तो इसके नुकसान बहुत हैं, इसको जलाने का फायदा कोई नहीं है। अगर इसी को हम, जो मैंने बताया था कि मैनेज कर लें, डंडो जो आपके खूंट होते हैं, जो आपके फसल अवशेष होते हैं, इनको अगर हम खेत में सड़ा गला के उसको खाद के रूप में प्रयोग कर लें, तो एक हमारे जो खेत है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, हमारे जो खेत में बेनिफिशियल कीट हैं वो हमारे बच जाएंगे, और तीसरा, हमारे वायुमंडल को नुकसान नहीं होगा, और चौथा, हमारी फसल को फ्री का पोषक तत्व मिल जाएगा। तो आलम जी, आप हमेशा ध्यान रखें, आगे अगर आप अभी जलाते हैं, मुझे नहीं लगता आप जलाते होंगे, लेकिन अगर आप जलाते हैं तो उसको बिल्कुल ना जलाएं, उसका आप समुचित आप प्रयोग करें और सही तरीके से उसको अपने खेत में ही जुताई करके उसको खेत में ही चलाने लाने की कोशिश करें। जी सिद्धार्थ जी। तो आलम जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट ने आपके सवाल का उपयुक्त जवाब दिया है। एक दूसरा सवाल हम तुरंत ले लेंगे। हमारे भाई हैं शिवम वर्मा जी, जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सौरीकरण की बातचीत कर रहे हैं, कि सौरीकरण में कौन कौन से फसल हम ले सकते हैं। जरा इसकी जानकारी मैं चाहूंगा कि मनोज जी तुरंत हमारे भाई को दे दें। सौरीकरण किसी भी फसल में किया जा सकता है सिद्धार्थ जी, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप एक फसल में नहीं कर सकते, उस फसल में नहीं कर सकते। कुछ धान जैसी फसलें हैं जहां पे हम नहीं कर सकते, लेकिन वहां भी जब फसल को खेत की तैयारी से पहले, क्योंकि सौरीकरण जो किया जाता है वो खेत की तैयारी से पहले किया जाता है, जब हम फाइनल खेत को तैयार कर रहे होते हैं।
तो सौरीकरण हम कर सकते हैं। ज्यादातर अभी जो सौरीकरण है वो नकदी फसल में ज्यादा किया जाता है, जितने भी आपके हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनमें ज्यादा किया जाता है। ज्यादातर सब्जियों की खेती के लिए सौरीकरण का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। सीरियल्स के लिए थोड़ा अभी उतना प्रयोग आपके अभी अपने भारत में नहीं है। आपकी जो नॉर्मल फसलें हैं जो आपकी खेत के लिए जो अपन उगाते हैं, तो उनके लिए अभी उतना उतना इसका प्रयोग नहीं है। ज्यादातर इसका प्रयोग अभी जो किया जा रहा है वो फूलों की खेती के लिए किया जा रहा है या सब्जी की खेतियों के लिए किया जा रहा है। तो आप, लेकिन इसको किसी भी फसल में प्रयोग किया जा सकता है कि तो इसका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप इस फसल में प्रयोग नहीं कर सकते। जी सिद्धार्थ जी। तो आशा करते हैं संजय जी आपके सवाल का उपयुक्त जवाब हमारे एक्सपर्ट ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। लाइव अभी चल रहा है, कुछ चीजें अभी बाकी हैं। परितोष जी का भी एक सवाल है। मैं चाहता हूँ हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं परितोष पात्रा जी। परितोष पात्रा जी ये पूछ रहे हैं कि मृदा सौरीकरण की लागत क्या होगी? मृदा सौरीकरण की लागत बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें एक जुताई करनी होती है, उसके बाद सिंचाई करनी होती है, और उसके बाद हमें जो पारदर्शी पॉलीथीन है उसको हमें बिछाना होता है। तो जो पारदर्शी पॉलीथीन है पारुतोष जी, उसकी लागत थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तकनीकी आम किसान प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसकी जो कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो पारदर्शी पॉलीथीन है ये मार्केट में आपको मीटर के हिसाब से भी मिल जाती है, आपको बंडल के हिसाब से मिलती है, या आपको केजी के हिसाब से मिलती है। तो मैं जहां तक अगर रेट्स की बात करता हूँ, तो जो पारदर्शी पॉलीथीन है ये मार्केट में 5 से 10 रुपए मीटर तक आपको मिल जाती है, ये क्वालिटी के ऊपर। और 20 से 25 माइक्रोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हार्डली आपको 6-7 रुपए मीटर में मिलती है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ अगर केजी में, तो ये 150 से 200 रुपए केजी तक आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है ये थोड़ी हाई पड़ जाती है, इस वजह से ये तकनीकी आम किसान के लिए थोड़ा सा प्रयोग करना आसान नहीं हो पाता। लेकिन सरकार के तरफ से इस पे भी कोई सब्सिडीज उपलब्ध होंगी, तो वो उसके द्वारा इसको सस्ता किया जा सकता है आई थिंक, और इस तरीके से इसको प्रयोग किया जा सकता है। जी सिद्धार्थ जी। मनोज जी, हमने अभी तक काफी अच्छी अच्छी बातें बताई सौरीकरण से संबंधित। जरा अब हम अपने व्यूअर्स को और जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए। जरा उनको ये बताइए कि इसमें क्या क्या मुख्य समस्याएं आ सकती है और उस समस्याओं का निवारण कैसे करें। मनोज जी, ओवर टू यू। सिद्धार्थ जी, एक्चुअली जो मैंने आपको बताया समस्या सबसे बड़ी, जो अभी पारुतोष जी ने भी पूछा कि लागत क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये थोड़ी सी महंगी तकनीकी है, और इसको अभी नकदी फसल और सब्जी वाली फसल या आपकी जो फूलों वाली फसल है वहां तक ये तकनीकी अभी सीमित है। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या है किसान के साथ कि ये महंगी है, और इसके बारे में अभी किसान भाइयों को बहुत ज्यादा तक बताया नहीं गया सौरीकरण के बारे में। दूसरा इसका जो समस्या है सबसे बड़ा, वो ये है कि ये टेम्परेचर को काफी मात्रा में हमें चाहिए होता है, गर्म दिन हमें काफी चाहिए होते हैं, और हमें जो मौसम है वो 50 से 60 दिन तक साफ और आसमान साफ होना चाहिए अगर हम ये तकनीकी जहाँ प्रयोग कर रहे हैं वहां पर। तो अभी आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज कई स्टेट्स में कई जगह आप देख रहे हो कि अभी बरसात कभी भी आ जा रही है, कभी भी 4 दिन बाद बारिश हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये तकनीकी प्रयोग करना आसान नहीं होता। तो ऐसे में मौसम जो है वो 50 से 60 दिन साफ होना चाहिए, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भी समस्या आती है। दूसरा, जो दिन के दौरान टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना चाहिए, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये भी एक समस्या आ सकती है। तीसरी जो समस्या है वो ये है कि इस तकनीकी का प्रयोग समतल खेत में करना आसान होता है, लेकिन या उबड़ खाबड़ खेत हैं, या जहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत हैं, या जहाँ पे जल भराव होता है, ऐसी जमीनों में इसका प्रयोग आसान नहीं है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जल भराव में इसका प्रयोग नहीं हो सकता, ये भी एक समस्या है। तो ये छोटी छोटी समस्या 3-4 हैं जिनकी वजह से सौरीकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो सौरीकरण करना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे लाइव में इस समय नीलेश चौधरी जी, विभास मंडल जी, स्नेहा कृष्णन जी, प्रताप ब्योरा जी, विभूति भूषण रथ जी ने अपनी ग्रीटिंग्स दिए हैं। धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। अभी कुछ और बातें अवशेष रह गई हैं जो कि हम आपसे साझा करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि इनमें ये कुछ समस्याएं आ सकती हैं। मनोज जी, हमने अधिकतर ये चीज देखा है, जैसा कि आपने सौरीकरण के बारे में बताया, कि अगर इसका हम उपयुक्त प्रयोग करते हैं फसल की बुआई से पहले, तो फफूंदी नाशक, कीटनाशक, खरपतवारी नाशक के एक्सेसिव प्रयोग से तो किसान भाई बच सकता है, जैसा कि जानकारी आपने दी। 100%। परंतु खाद या उर्वरक अभी भी एक ऐसी चीज है जो किसान के दिमाग में भ्रांति है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा खाद डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा हरा होगा हमारी फसल, तो हमारी फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो इस भ्रांति को किस तरह से दूर कर सकते हैं कि हमारे किसान भाई, और सौरीकरण से जोड़ के इस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप बताइए। देखिए, सौरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कीटनाशक का खर्चा बचा सकते हैं, और जो सौरीकरण करने से
कहीं ना कहीं जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है और उनकी उपलब्धता भी बढ़ जाती है, तो हमारा जो फर्टिलाइजर का डोजेज है वो कम हो सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, खेती के लिए असंतुलित उर्वरक का प्रयोग करना उतना ही है जितना हम अपने कहते हैं ना कि ज्यादा रोटी खाना और हमारा अपच होना। तो खेत को भी अपच होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम बोल सकते हैं कि मुझे ज्यादा रोटी खाने से अपच हो गई, लेकिन खेत बोल नहीं सकता। ठीक है, तो खेत को भी कहीं ना कहीं अपच होती है, तो हमें खेत में भी उतना ही देना चाहिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारी फसल की हर एक फसल की एक रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से हर एक आदमी की अपनी भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई 4 रोटी में पेट भर जाता है, किसी का 10 रोटी में पेट भरता है, तो ऐसे ही खेत है, फसल है, तो फसल की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। इसका सबसे बड़ा आप कर सकते हो कि आपको इसके लिए सॉइल का सैंपलिंग कराना चाहिए, आपको मृदा का जो परीक्षण है वो कराना चाहिए। मृदा परीक्षण से ही आपको ये ज्ञात हो सकता है कि हमारे खेत की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी फसल की रिक्वायरमेंट क्या है। मृदा परीक्षण बहुत आसान है, इसमें ऐसा नहीं है कि मृदा परीक्षण में कोई दिक्कत है। आप सॉइल सैंपलिंग आप कर सकते हो। सॉइल सैंपल लेने के लिए आप अपने खेत में 3 चीजों का ध्यान रखें कि जिस खेत का आप सैंपल ले रहे हो, उस खेत का जो सैंपल लेना है वो किनारे से 2 मीटर दूर से लें, अंदर से लें। ठीक है, दूसरा जहाँ छाया हो या जहाँ पे गड्ढा हो या जहाँ पे उथली जमीन हो, उस जगह से ना लें, और पूरे खेत में 5 या 6 जगह से आप सॉइल सैंपल उठाएं। सॉइल सैंपल लेने का तरीका बहुत आसान है। आप फावड़े या खुरपी के साथ वी आकार का एक गड्ढा खोदें, एक फावड़ा ऐसे मारा, एक फावड़ा ऐसे, तो इस तरीके से मेरा हाथ अगर देख पा रहे हैं तो इस तरीके से वी आकार का एक गड्ढा बनेगा। वी आकार का जब गड्ढा बनेगा तो उसमें 6 इंची मिट्टी को, नीचे तक की 6 इंची मिट्टी को, 2 इंची मोटी परत को आप किसी पात्र में, चाहे वो तसले में ले लें या किसी कट्टे के ऊपर ले लें या किसी पॉलिथीन के ऊपर ले लें, ऐसा 5-6 जगह से कर लें। और 5-6 जगह से करने के बाद आप उसको अच्छे से मिला लें, और मिलाने के बाद उसको आप जमीन पर फैला लें। और जमीन पर फैलाने के बाद जब आप उसको जमीन पर फैला लोगे, इस तरीके से देख पा रहे हो तो उसको 4 भागों में बांट दें। ठीक है, आप इस तरीके से 4 भागों में बांट दें, और 4 भागों में बांटने के बाद इसके आमने और सामने के भाग को उठा के फेंक दें। फिर जो आमने सामने के जो 2 भाग हैं इनको आपस में फिर मिलाएं, और ये प्रक्रिया आपको 8 से 10 बार, 5 से 6 बार दोहरा लें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है वो अच्छे से मिल जाएगी। और उस मिट्टी को मिलने के बाद आप 200 से 250 ग्राम सैंपल एक पॉलिथीन में भरें, और उस पर आपके गांव का नाम, अपना नाम, आपके खेत की पहचान, और आगे पहले आपने कौन सी फसल ली थी, आगे आप कौन सी फसल लेने वाले हो, ये सारा ब्यौरा लिख के आपके नजदीकी प्रयोगशाला में दे दें। नजदीकी प्रयोगशाला आपके केवीके हो सकते हैं, केवीके में सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, आपके ब्लॉक ऑफिस हो सकते हैं जहां पे सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। आपके रिसर्च सेंटर हो सकते हैं, आपके अगर आसपास रिसर्च सेंटर है वहां पे आपकी फैसिलिटी होती है। कई प्राइवेट लैब्स भी हैं। इफ्को की एक संचालित एक मोबाइल वैन भी आती है, जिसके माध्यम से आप सॉइल सैंपलिंग करा सकते हैं, सॉइल मृदा परीक्षण करा सकते हैं। आपके कई ऐसे प्राइवेट लैब हैं जहां पे आप, जैसे आपका उत्तम के लैब्स हैं, आपके दयाल फर्टिलाइजर के लैब्स हैं, ऐसे कई लैब्स हैं जहां पे आप ये करा सकते हैं। तो ये सॉइल सैंपल आप लेके और ये टेस्टिंग आप जरूर करा लें, जिससे ही आपको ज्ञात होगा कि मुझे मेरे खेत में कितना फर्टिलाइजर देना है, कितना उर्वरक का प्रयोग करना है, कौन सा पोषक तत्व देना है। जी सिद्धार्थ जी। सॉरी। तो आशा करते हैं कि आज जो हमारे एक्सपर्ट मनोज जैन जी ने आप सबको अवगत कराया, आपको जानकारी दी, तो उससे आपको काफी लाभ मिला है। कहने को तो बहुत बातें हैं, काफी सारे बात हम आपसे करना चाहते हैं, है ना, बट इस लॉकडाउन के समय हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि किसान भाई अछूता ना रहे, ज्ञान की कोई कमी ना हो, क्योंकि आने वाले समय है में डिजिटल ही नॉर्मल बनेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से हर हफ्ते मंडे को हर नए नए एक्सपर्ट्स के साथ नई नई बातें, नई नई जानकारी आप तक साझा करेंगे। आने वाले समय में हम किसान भाइयों को भी लाइव करेंगे, आपके साथ भी लाइव होंगे, आपके साथ भी बातचीत करेंगे। और भी प्रमुख जानकारी के लिए, इस लाइव सेशन के वीडियो रिकॉर्ड के लिए हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें, इफ्को यूट्यूब चैनल इफ्को के को सब्सक्राइब करें, या फिर और कोई प्रश्न के लिए हमसे आप कभी भी हमारे इफ्को किसान CSR पेज से जुड़े और अपने सवाल या जवाब और हर जानकारी का प्रमुख लाभ लें। आशा करते हैं आज हमने जो जानकारी दी, सूर्य की किरणों से किस तरह के से किसान भाई अपनी खेती से मदद करता है। मनोज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज हमारे साथ जुड़े और आपने किसान भाइयों को सूर्य की किरणों का महत्व बताया। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और किसान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से जुड़ते रहिए, इसी तरह से स्टे कनेक्टेड और जानकारी लेते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लाइव में। सारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ आज हमारे साथ लाइव में थे, लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार। नमस्कार।